So, my dear students, I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Aryan from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, आज वर्ण विचार व्याकरण हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का पठन पाठन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण विचार। प्रिय स्टूडेंट्स, वर्ण किसे कहते हैं इसको देखेंगे। वर्ण हम अपने विचारों तथा मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हम अपने विचारों तथा मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इन उच्चारित ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कह रहे हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो देखिए निम्नलिखित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझेंगे। तो भारतीय है, भारतीय, महान, गिलास। तो ध्वनियों को भारतीय है, भारतीय प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस ता प्लस ई प्लस या प्लस आ। तो इन सब से ध्वनियों को पूर्वक हमने समझा और उन्हें अलग करके भी लिखा गया है। तो ये जो है भारतीय बना। इसी बात में महान, म अ ह अ प्लस न प्लस अ, महान बना। इसी बात गिलास है, गिलास, ई छोटी मात्रा है, ई ल अ स अ, गिलास। इस तरीके से समझना है। वर्णमाला है, देखिए वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित ढंग से और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ देखिए स्वर की बात करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर देखिए कितने होते हैं? 11। हिंदी में स्वर होते हैं 11। अ आ ई उ ऋ ए ओ औ। इस होते हैं 11 स्वर। इसे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन देखेंगे आप। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व भ म। इसे स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद देखिए आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्या होता है? या र ल व, ये अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन स स स ह। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। संयुक्त व्यंजन होते हैं ये, है ना। अयोगवाह, अयोगवाह अंग अन ड ढ। तो ये वर्ण वाला हो गई आपकी। इसे आप ठीक से समझेंगे। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। आता है क्वेश्चन, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं जिन्हें स्वरमाला भी कहा जाता है। आप पिछले देख ही चुके हैं। पर अ आ ई उ ऋ ए ओ औ। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिनमें ह्रस्व स्वर देखिए ह्रस्व स्वर पढ़ा आपने, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, समझे। तो देखिए ये आपकी टेबल हो गई। इसमें इसे आप ठीक से अध्ययन करेंगे इसे, क्योंकि स्पर्श व्यंजन भी पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं इसमें 11 अलावा। ऊष्म व्यंजन भी हैं इसमें 4, संयुक्त व्यंजन भी हैं, अयोगवाह भी आपने पढ़े और अन्य में भी 2 पढ़े हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर भी आप समझिए क्या होता है? उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती है। कोई भी रुकावट इसमें नहीं होती है। स्वर हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट
आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज। देखिए अपने नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। भाई कम से कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। जो छोटे स्वर भी कहते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, रे। इन स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। ज़्यादा कभी कभी मूल स्वर किसे कहते हैं? तब भी ये ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। अब बात आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। तो ध्यान रखेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है और उनके लिए ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर के लिए गुरु स्वर भी कहा जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। और इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 7 है। इनमें दुगना समय लगता है। दीर्घ बड़ा दुगना समय लगता है और ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। अगला देखें प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, परंतु हिंदी में आजकल प्रचलन समाप्त हो गया। स्वरों की मात्राएं भी निम्नलिखित रहेगी। स्वरों की मात्राओं का ध्यान, मात्रा युक्त रूप भी देखेंगे, है ना। मात्राओं का ये सब स्वर है दी आ, ई, उ, रे। मात्रा चिन्ह भी दे रखे हैं इसमें, इन्हें आप ठीक से देख लेंगे, है ना। क प्लस आ बराबर क बना है, है ना। में अ स्वरों से युक्त होकर के बना है। आ स्वर जुड़ा है इसमें, स्वरों की मात्राएं है ये। तो इस तरीके से आप देख लें स्वरों की मात्राएं। मात्रा चिन्ह से क्या क्या मात्रा युक्त रूप भी शब्द बनते हैं। अयोगवाह देखेंगे इसमें। अयोगवाह अनुस्वार अंग, अनुनासिक चंद्रबिंदु वाला अ, विसर्ग वाला विसर्ग हो गया, है ना। अंग छोटा अंग, अनुसार एक बिंदी, अनुनासिक चंद्रबिंदु वाला अनुनासिक कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है ये। और विसर्ग अंग, विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। तो इन तीनों ध्वनियों को ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता आवश्यक है। व्यंजनों की तरह इनके अंत में स्वर नहीं जुड़ते बल्कि प्रारंभ में आते हैं। अतः ये व्यंजन नहीं है, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये योग रहित होने पर भी अर्थ का वहन करते हैं। योगवाह होने पर भी। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, तीनों अयोगवाह होते हैं। अब कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या? अनुस्वार देखिए जिनके उच्चारण में वायु केवल नासिका से निकलती, नासिका मतलब नाक से निकलती है। जिनके उच्चारण में वायु केवल नासिका से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंकज, अगर नाक बंद कर ले पंकज बोले नहीं बोला जाएगा। संगीता आदि, ये सब क्या है? अनुस्वार। आगे देखें अनुनासिक। अनुनासिक चंद्रबिंदु वाली होगी। अनुनासिक जिनके उच्चारण में वायु नासिका तथा मुख दोनों से निकलती है और नासिक में नासिका और मुख दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे सांस, खांसी, सांवला आदि। इसी प्रकार से होता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हल्के रूप में है, ध्वनि के समान होता है। इसमें वर्ण के आगे 2 बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे अतः, प्रायः, क्रमशः, प्रातः, काल आदि। आगे देखें स्वरों की मात्राएं सिर रेखा के ऊपर लगाने में चंद्रबिंदु न लगाकर अनुस्वार ही लगाना चाहिए, जैसे गेंद, खरोंच, चोंच आदि। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन के विषय में बात कर लेते हैं। व्यंजन उस तरह आपने स्वर पढ़ा, व्यंजन की बात करेंगे। स्वरों की सहायता से उच्चरित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिनके उच्चारण में श्वास, वायु, मुख के अलग अलग भागों से टकराकर निकलती है। हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन संयुक्त तथा अन्य व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। संयुक्त और अन्य व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, ये वर्गों से मिलाते। पहला वर्ग शब्द लेके कवर्ग हो गया, दूसरा चवर्ग हो गया। तो इस तरीके से इनको पढ़ेंगे व्यंजनों के लिए और देखेंगे।
क ख ग, अभी कवर के अंदर क्या आगे 5 होते हैं, क ख ग घ हाँ, च छ ज झ या। तो ये हो गया। आगे देखेंगे ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में ता था दा धा न, प वर्ग प फ व भ म, अंतस्थ य र ल व, उस स स ह है, संयुक्त छ त्र ज्ञ ज्ञा स्र, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अन्य में ड ढ, तो ये आपके व्यंजन हो गए। कुल मिला के ये हो गए आपके कितने 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन संयुक्त तथा अन्य व्यंजनों को मिला करके इनकी संख्या होती है 39। आगे देखेंगे व्यंजन, व्यंजन के भेद। व्यंजन की भेद होती है 3 मुख्यतः। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जा गया है। एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन। देखिए तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना, किसी को छूना। क से म तक के वर्ण, क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। का से माँ तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण के समय जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करने के कारण स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श मतलब छूना। देखिए का से माँ तक जो भी स्पर्श व्यंजन है, इनके उच्चारण के समय जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग व्यंजनों को स्पर्श करने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे कि कवर के अंतर्गत क ख ग घ ण, तो ये कितने हो गए? 5 व्यंजन हो गए ना। प्रत्येक में कितने होते हैं? 5-5 व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग में। तो हर वर्ग जो है वो अपने वर्ग के पहले वर्ण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है। प्रत्येक वर्ग जो अपने वर्ग के पहले नाम से जाना जाता है। का वर्ग है तो का, च वर्ग है तो च, ट वर्ग है तो ट, त वर्ग है तो ता, प वर्ग है तो पा। प वर्ग आ गया तो प फ व भ म हो गया। त वर्ग ता था दा धा न हो गया। ट वर्ग है तो टा ठा डा ढा ण हो गया। तो इस तरीके से इसे याद कर लेंगे। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। का से माँ तक के ये होते हैं। अब आती बात अंतःस्थ व्यंजनों की। अंतःस्थ व्यंजन जो है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतःस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित। अंतःस्थ, अंत मध्य, अंतःस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित व्यंजन। अब जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिह्वा, जीभ जिसे कहते हैं, मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह, अंतःस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित होना। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, पूरा स्पर्श नहीं करती तथा मध्य में स्थित रहती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, 4 अंतःस्थ व्यंजन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतःस्थ व्यंजन। कौन कौन से अंतःस्थ व्यंजन होते हैं? य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु रगड़ खाकर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 है, स, स, ह। इनका उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है तथा श्वास में तेजी आती है। उस व्यंजन का संयुक्त व्यंजन का 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों के सहयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? एक जैसे 2 व्यंजनों का एक साथ आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे सज्जन, उद्देश्य, प्रसन्न, हिस्सा, गन्ना आदि, ये सब आ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनि के उच्चारण श्वास वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्वास नलिकाओं के मार्ग से होती हुई निकलती है और जिह्वा से संबंध स्थापित करके मुख के भिन्न भिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से टकरा ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि मुख के जिस भाग से टकराती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। इस दृष्टि से इन्हें 9 वर्गों में रखा गया है। देखिए ये भी आता है उच्चारण स्थान। कंठ, कंठ से बोले जाने का इन्हें कंठवर्ण कहते हैं। कंठ मीन्स गला। जैसे क, ख, ग, घ, ङ।
कंठ हो गया। तालब, तालु से बोले जाने वाले तालब कहलाते हैं। चा छा जा जा या। मूर्धन, मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्धन टा ठा डा ढा ड़ा, और सा भी इसमें आता है। नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट देखिए दंत। दंत दांतों से बोले जाने के कारण इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। दंत देखिए वर्ग वाले जो है दंत वर्ण में आते हैं, त वर्ग वाला व्यंजन। तो त थ द ध न, ये दंत से दंतों में धातु से बोले जाने के कारण इन्हें दंत वर्ण कहा गया। जैसे त थ द ध न। ओष्ठ मतलब होठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ। होठों से बोले जाने के कारण इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। आप होठों बंद कर लें और बोले प, फ, व, भ, म, और ओठ से ओठ मिल रहा है, ओठों से बोले जाने के कारण है, इसलिए ओष्ठ वर्ण कहा गया। नासिक कहते हैं नाक, मुख तथा नासिका से। नासिक जिनका उच्चारण मुख तथा नासिका से होता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। जैसे अंग, ण, अण, या, अण, न, म, तो ये सब क्या है? ये सब नासिक के वर्ण कहलाते हैं। सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, सभी वर्गों के अंतिम वर्ण जो है वो नासिक वर्ण कहलाते हैं। कंठोष्ठ क्या होता है? जिनका उच्चारण कंठ तथा ओठों से होता है। कंठ भी होता है और ओष्ठ ओठों से भी होता है। कंठोष्ठ है, कंठ तथा ओठों से होता है, उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, औ, ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। कंठ तालव्य क्या होता है? कंठ और तालु जिनका उच्चारण कंठ तथा तालु से होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। जैसे ए, ऐ। दंत्योष्ठ क्या होता है? दंत और ओष्ठ जिनका उच्चारण दांत तथा होठों की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण दांत तथा होठों की सहायता से होता है उन्हें दंत्योष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे व, वह दंत्योष्ठ से होता है, ये व है ना, दंत्योष्ठ। ओष्ठ दंत्योष्ठ से वकार। श्वास, अगला देखें श्वास। श्वास क्या होता है? प्राण। प्राण के आधार पर श्वास क्या क्या है? हमारा प्राणी तो है, प्राण के आधार पर। श्वास के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। श्वास के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में, अल्प प्राण होता है एक, महाप्राण होता है। अल्प थोड़ा वायु और महाप्राण अत्यधिक वायु। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण को समझेंगे। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा कम लगती है। अल्प का मतलब थोड़ा कम मात्रा लगती है। व्यंजनों के उच्चारण फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का मतलब समझी रहे, का से मात्र जितने वर्ण हैं उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। और र, या, रा, ला, बा अंतःस्थ व्यंजन भी इसमें अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा व्यंजन तो होता है, साथ साथ ये रा, ला, बा भी आते हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन उस व्यंजन भी आते हैं। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर देखेंगे। स्वर तंत्र में कंपन के आधार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, अघोष और सघोष। अघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट आदि, यह अघोष कहलाते हैं। सघोष क्या होता है? जिन ध्वनियों को उच्चारण स्वतंत्र में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। जैसे ग, घ, ण, च, जा, झ, य, ड़, ड आदि। तो ये सघोष और अघोष ये आप समझ ही रहे हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? किसी भी शब्द को वर्तनी के सभी वर्णों के क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इससे शब्दों के सही उच्चारण करने की सुविधा होती है। वर्ण विच्छेद में हम अक्षरी सीमा भी आसानी से समझ सकते है। मृगनयनी, अब देखिए मृगनयनी तो इसमें जो भी है वर्ण विच्छेद, वर्णों का विच्छेद करना अलग अलग। मृगनयनी में देखिए मा, रेर, ग, अ, न, अ, या, अण, न, ई। व्याकरण विया, वा, अथवा या डंडा, क, अ, र, अ, ण, या। दिल्ली द,
ई ला ला ई दिल्ली हो गया है। उज्ज्वल उ ज व ल आ उज्ज्वल, ये सब इसे वर्ण विच्छेद अलग अलग करके हमें लिखना होता है। नेक्स्ट पेज देखें, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए इससे बाद में उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ भी आपके पाठ्यक्रम में आती हैं। अब देखिए बड़ा आ की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें अशुद्ध अशुद्ध करने के लिए शब्द दे देते हैं एग्जाम में, इन्हें भी हम देख लेंगे। ठीक है, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए आलोचना, आलोचना क्या है? आलोचना, आलोचना जो शब्द है वो अशुद्ध है, शुद्ध जो होता है वो आलोचना होता है। इन्हें बड़ा मात्रा संबंधी अशुद्धि हो गई। आगामी, आगामी नहीं होता बल्कि शुद्ध क्या होता है? आगामी होता है। पारिवारिक, पारिवाहिक नहीं होता बल्कि पारिवारिक शब्द होता है। इसी प्रकार से आहार, आहार एक अशुद्ध शब्द है और आहार का शुद्ध जो होता है वो आहार होता है। इसी प्रकार साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य नहीं बल्कि साम्राज्य होता है। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं बल्कि साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक होता है। इसी प्रकार से देखेंगे ई और ई की मात्रा संबंधी अशुद्धि, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा संबंधी अशुद्धि देखें। कालिदास, कालिदास अशुद्ध होगा बल्कि कालिदास, कालिदास जो होता है वो शुद्ध शब्द बनेगा, छोटी की मात्रा लगेगी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। उन्नति, उन्नति देखिए उन्नति, उन्नति बड़ी की नहीं बल्कि उन्नति, मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ कर देते हैं। नदियाँ, नदियाँ छोटी ई की मात्रा लगेगी। जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही हमें नोट करना चाहिए। परीक्षा, परीक्षा नहीं बल्कि परीक्षा, परीक्षा होती है। बीमार, बीमार नहीं बल्कि बीमार, परीक्षा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये देखिए। महीना, महीना नहीं महीना होता है, ध्यान से समझें। इसी प्रकार से ऊ और ऊ, छोटो ऊ और बड़ो ऊ की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ भी होती है। जैसे हिंदू, हिंदू नहीं बल्कि होता है हिंदू, हिंदू बड़ो की मात्रा लगेगी इसमें। जैसे साधु, साधु नहीं बल्कि साधु, साधु होता है, छोटू की मात्रा लगती है। गुरु, गुरु ऊ बड़ो नहीं बल्कि गुरु, छोटू की मात्रा लगती है। इसी प्रकार से देखेंगे हम सूरज, सूरज क्या है? सूरज, सूरज एक अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध शब्द जो होगा वो होगा आपका सूरज। इसी प्रकार से वधु, वधु नहीं बल्कि वधु होता है, वधु एक शुद्ध शब्द होता है। इसी प्रकार कुसुम, कुसुम नहीं बल्कि कुसुम शब्द होता है। ए और ए संबंधी अशुद्धि, छोटी ए और बड़ी ए का प्रयोग करना, यानी ए के स्थान पर ए का प्रयोग करना, ये दिखाया गया। ऐनक, ऐनक नहीं होता है बल्कि ऐनक होता है। ऐनक एक अशुद्ध शब्द हो गया, उसका शुद्ध रूप होगा वो ऐनक, ऐनक होगा। इसी प्रकार से फेंकना, फेंकना नहीं होता बल्कि फेंकना होता है, शुद्ध शब्द जो होगा वो फेंकना होगा। भाषाएं, भाषाएं नहीं बल्कि भाषाएं, भाषाएं होंगी। तो इस प्रकार से और भी देखते हैं। एक, एक नहीं बल्कि एक होता है। दैनिक, दैनिक देखिए दैनिक नहीं बल्कि दैनिक होता है। ऐतिहासिक, दैनिक और ऐतिहासिक दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैनिक, दैनिक नहीं बल्कि दैनिक होता है। ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। इसी प्रकार देखेंगे न और अणा, न और अणा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। न के समय अणा का प्रयोग करना, अणा के समय ना का प्रयोग करना। जैसे दाढ़ी, दाढ़ी नहीं बल्कि दानी होता है, ऐन है ना, ना ना दानी, दानी क्या होता है? एक शुद्ध शब्द, दानी के सामने दानी लिख दें तो वो गलत होगा। पानी, पानी क्या होता है? हाथ, और पानी, पानी होता है पानी, पानी नहीं बल्कि पानी होता है। सावण, सावण नहीं बल्कि सावन। आचरण, आचरण नहीं लिखते बल्कि आचरण लिखते हैं। प्रमाण नहीं बल्कि प्रमाण लिखते हैं। किरण नहीं बल्कि किरण लिखते हैं। इसी प्रकार से वचन संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे रोटियाँ, रोटियाँ नहीं बल्कि रोटियाँ, रोटियाँ, रोटियाँ। नदियाँ, नदियाँ नहीं नदियाँ। बहुए, बहुए नहीं लिखते बल्कि बहुए, बहुए छोटू की मात्रा लगी यहाँ पे। सखियाँ, सखियाँ नहीं बल्कि क्या होता है? सखियाँ,
सखियाँ होता है, छोटी की मात्रा खा पर लगती है। देखिए तो इस प्रकार से ये मात्राएं उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, मात्राओं से संबंधित। मात्रा संबंधी भी अशुद्धियाँ एग्जाम में आती हैं, शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए कुछ शब्द होते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे अगला पेज पे कुछ और भी अशुद्धियाँ हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे अशुद्ध छ और छा, छतरी और छा, कक्षा संबंधी अशुद्धि है, छ और छा। तो देखिए क्षितिज, छी, क्षितिज, एक होता है क्षितिज, क्षितिज नहीं बल्कि क्षितिज होता है, क्षितिज इंपॉर्टेंट वर्ड है। लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण। जैसे अभी पिछले थोड़ा न और संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ी थी अभी, तो लक्ष्मण नहीं बल्कि लक्ष्मण होता है भैया। अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध क्षीर, क्षीर नहीं बल्कि क्षीर होता है, क्षीर। क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय होता है। अशुद्ध देखिए रेफ की अशुद्धि होती है ना, रा ऊपर जो रा आधा रा लगाते हैं उससे संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। मर्यादा, मर्यादा, मारा, मर्यादा, मर्यादा ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि मर्यादा, यहाँ पे रेफ लगता है, मर्यादा होता है। धर्म, धर्म नहीं बल्कि धर्म होता है, धर्म। इसी प्रकार से अर्थ, अर्थ नहीं बल्कि अर्थ होता है, अर्थ। तो ये रेफ से संबंधी भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, लिखने में गलतियाँ कर देते हैं, तो वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। आगे देखेंगे इसी प्रकार से आशीर्वाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आता भी है, बच्चे गलत भी लिखते हैं बहुत। आरसीवाद, देखिए इसे पढ़ेंगे हम क्या, आरसीवाद, पढ़ने में देखेंगे अशुद्ध, आरसीवाद बल्कि आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब वाफ पे रेफ लग रहा है, वाफ पे आधा रा लग रहा है, तो इसे पढ़ेंगे हम आशीर्वाद। इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वर्गीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय देखिए स्वर, तो स्वर्गीय, तो रा पापे रा नहीं लगेगा बल्कि स्वर्गीय, गावे रा लगेगा, रेफ लगेगा, तो होगा आपका स्वर्गीय। इसी प्रकार से है आपका कार्यक्रम, कार्यक्रम, कार्यकर्म, कार्यक्रम लिखा हुआ है बल्कि कार्यकर्म नहीं होता है बल्कि आपका होता है कार्यक्रम। इसी प्रकार स, स तथा सा, स संबंधी अशुद्धि, स संबंधी अशुद्धि, अशुद्ध। अब देखिए सा के स्थान में कौन सा सा आता है, कष्ट। इस कष्ट सा नहीं आता है बल्कि षटकोण वाला आधा सा आता है, कष्ट। निष्ठुर, इसमें देखिए निष्ठुर, ये वाला निष्ठुर आता है बल्कि बड़ा सा नहीं बल्कि ये वाला षटकोण वाला सा हाफ आता है। निष्फल, निष्फल नहीं निष्फल इस तरीके से लिखा जाता है। इसी प्रकार से है आपका हर्ष, हर्ष देखिए हर्ष में ऐसा नहीं बल्कि हर्ष ओ हर्ष ये होता है। स्थान, स्थान नहीं होता है बल्कि स्थान होता है। निर्दोष, निर्दोष नहीं निर्दोष सा होता है, षटकोण वाला सा। इसी प्रकार से चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी भी अशुद्धियाँ होती हैं। तो चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी भी अशुद्धियाँ हैं। तो कह रहे हैं मुँह, 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 तो मुँह अनुस्वार नहीं बल्कि अनुनासिक, मुँह, तो चंद्रबिंदु वाला मुँह वहाँ पे बिंदी लगेगी। पांचवा, पांचवा नहीं बल्कि पांचवा, पांचवा होता है देखिए अनुनासिक। या चांद, चांद नहीं बल्कि चांद होता है। देखिए जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखने का प्रयास करें तो गलती नहीं होगी। उच्चारण गलत करेंगे तो हम गलत ही लिखेंगे। तो देखिए आँख, आँख ये नहीं आँख अंकी बिंदी वाला, अनुस्वार नहीं बल्कि अनुनासिक, आँख होता है ना। इसी प्रकार से होता है द्वारा बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी देखिए बांसुरी नहीं बल्कि बांसुरी, बांसुरी होता है ना, चंद्रबिंदु वाली बिंदी लगेगी। जहाँ दांत, दांत पे भी देखिए चंद्रबिंदु वाला लगता है दांत, है ना, तो हम उसे शुद्ध पढ़ते हैं। देखिए इसे कहते हैं वर्ण, वर्ण के खंड नहीं किया सकते, कहते हैं वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। इस तरीके से आपके शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य हुए। इनमें कुछ देखिए दोबारा लेते हैं। स्वर, कहते हैं स्वर कितने वेद होते हैं, स्वर के 3 वेद होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर, ये तो होगा स्वर के वेद। अब कहते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिनको उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर निकलती है।
व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। उच्चारण के स्थान पर, श्वास प्राणवायु के आधार, स्वतंत्र कंपन के आधार। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपने यहाँ पर वर्ण विचार पढ़े और वर्ण विचारों को ठीक से पढ़ा, समझेंगे इसे और लाइक भी करेंगे। ठीक।